हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है अनटोल्ड स्टोरी। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी जो कि एक पुणे के लड़के के साथ घटी थी। और इस स्टोरी को मैंने quora.com से लिया है। आगे की घटना मैं उस लड़के की नज़रिए से सुनाऊंगी। मैं पुणे का रहने वाला हूँ और मैं अपने घर से कुछ दूर पर एक स्कूल में पढ़ता था। मैं अभी हाई स्कूल में दाखिल हुआ था, जहाँ हम लड़कों को खेल कूद में और लड़कियों को डांस में भाग लेने का ऑप्शन दिया जाता था। मैंने फ़ुटबॉल खेलने का विकल्प चुना था। लड़के जिस हॉल में फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करते, उसी हॉल में लड़कियां अपने डांस की भी प्रैक्टिस करती थी। इसलिए मैं दूसरे लड़कों के साथ स्कूल के बाद लगभग 2 घंटे तक प्रैक्टिस करने के लिए इंतज़ार करता था, क्योंकि तब तक लड़कियां 1-1 घंटे के लिए सभागार में नृत्य का अभ्यास करती थी और उनके जाने के बाद हम लोग वहाँ फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे। मैं अपने बारे में बताऊं तो स्कूल में मैं पढ़ाई में एक औसत छात्र हुआ करता था, जिसको हमेशा सीनियर्स और साथी छात्रों द्वारा परेशान किया जाता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था। घर में भी मेरे परिवार वाले मुझे बहुत कम पसंद करते थे। सच कहूँ तो मेरा जीवन तब तक समाज से अलग थलग और निष्कासित किए हुए एक लड़के जैसा था, जब तक कि मेरे जीवन को बदलने वाला दिन नहीं आ गया। हुआ यूँ कि धीरे धीरे सभी जूनियर बच्चे जो मेरे साथ फ़ुटबॉल का अभ्यास करते थे, उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया और मैं अकेला रह गया। उसका कारण ये था कि हमारे स्कूल को फ़ुटबॉल में सिर्फ सीनियर से रिप्रेजेंट किया करते थे। और एक दिन प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखा कि एक लड़की को छोड़कर, जो तकरीबन मुझसे 3-4 साल बड़ी थी और वहाँ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, उसको छोड़कर दूसरी सारी लड़कियाँ चली गई थी। प्रैक्टिस करते हुए गेंद गलती से जहाँ वो डांस कर रही थी वहाँ चली गई। मैंने पहली बार उसका डांस देखा। उसका डांस वास्तव में बहुत सुंदर था। मैं उसे देखता ही रह गया। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे ये कहते हुए हॉल से दूर ढकेल दिया कि मुझे वहाँ आने की अनुमति नहीं है। यह हादसा कई बार हुआ, जिसके बाद मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगा। एक दिन मेरा अपने सीनियर्स से झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। मेरे टीचर्स ने भी मुझे ही इसके लिए दोषी ठहराते हुए दंडित किया। और तो और उसी दिन मुझे मेरे मैथ्स पेपर का रिज़ल्ट मिला, जिसमें मैं फ़ेल हो गया था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं उस दिन स्कूल के बाद वहीं रुका, लेकिन मैंने उस दिन फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं की। मैं बस एक कोने में बैठकर रोता रहा। शाम हो चुकी थी और वह लड़की अपना डांस प्रैक्टिस पूरा करके जब जा रही थी, तब उसने मुझे रोते हुए देखा। फिर वो मेरे पास आई और उसके ये पूछने पर कि क्या हुआ, मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जिनसे मैं गुज़र रहा था। मुझसे बात करने के बाद जब उसने जाना कि मैं दूसरे बच्चों की तरह शरारती बच्चा नहीं हूँ, बल्कि एक अच्छा लड़का हूँ जिसे वाकई में मदद की ज़रूरत है, फिर उसने मुझसे कहा कि वह हमेशा के लिए मेरी दोस्त रहेगी और मेरी पढ़ाई में हेल्प करेगी और जो भी मुझे नुकसान पहुँचाएगा उसे सज़ा देगी। लेकिन उसने मुझसे एक वादा लिया कि मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊँगा। मुझे इतनी अच्छी दोस्त चाहिए थी, इसलिए मैंने जल्दी से उसकी सारी बातें मान ली। उस रात जब मैं घर गया तो मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। वे मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, बावजूद इसके कि मेरे मैथ्स पेपर में बहुत कम नंबर आए थे। और तो और जबकि मेरे टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स से मेरी शिकायत भी की थी।
लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और बताया कि मुझे अपनी पढ़ाई में कैसे सुधार करनी चाहिए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि स्कूल और खेल अभ्यास के बाद पढ़ाई में मेरी हेल्प करेगा, लेकिन मैंने उस दोस्त का नाम नहीं लिया। वे तुरंत सहमत हो गए और मुझे ऐसा करने की परमिशन दे दी कि हाँ, तुम अपने उस दोस्त के साथ पढ़ाई कर सकते हो। मेरी वो दोस्त मेरे लिए किसी गूगल से कम नहीं थी। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। वह हर विषय को जानती थी। वह हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाती थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। साथ ही साथ जब मुझे ब्रेक की ज़रूरत होती, जब मैं बोर होने लगता, तो मुझे दूसरी अच्छी बातें बताती थी, मुझे हंसाती थी। हम साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। मेरे माता पिता ने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया था। मेरी कक्षा में सभी छात्रों ने मुझसे दोस्ती करनी शुरू कर दी थी और यहाँ तक कि टॉपर्स ने भी मुझसे अपनी पढ़ाई में हेल्प मांगनी शुरू कर दी थी। और मैं एक बॉस की तरह उनके हर सवाल का जवाब देता था। मैं अपने स्कूल में एक बहुत प्रसिद्ध बच्चा बन गया था। पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं बहुत अच्छा करने लगा था। लेकिन मेरी प्रसिद्धि को देखते हुए जो दूसरे छात्र जो मुझसे जलन रखते थे, उन्होंने एक दिन मुझे फुटबॉल का अभ्यास करते हुए पाया और मुझे घेर लिया और हॉकी स्टिक और बेसबॉल के बल्ले से मुझ पर हमला किया, मुझे मारा। उन बदमाश लड़कों के लीडर 2 भाई थे जो पूरे स्कूल में सबसे बड़े बदमाश थे। उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं कल से स्कूल ना आऊं। मैंने उस अपनी दोस्त के आने का इंतज़ार किया और जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो जल्दी से मेरे पास आई। वह फिर कुछ दवा ले आई जिससे खाने के बाद मैं घर जाने के लायक हो पाया। और फिर वह बिना कुछ कहे मेरे पास से चली गई। वो गुस्से से कांप रही थी। मैं उसके गुस्से को देखकर सोच रहा था कि वो उनके साथ क्या करेगी। उसी रात वे दोनों भाई जिन्होंने मुझे अपने ग्रुप के साथ पीटा था, वे अपने घर पर खेल रहे थे और अनजाने में एक बिजली के खंभे से जिस पर एक तार लटका हुआ था उससे टकरा गए। उससे उन्हें बिजली के झटके लगे जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। वे बुरी तरीके से घायल हो चुके थे अब, और इस घटना से वे इतना डर गए थे कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वे कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन इस घटना ने मेरे प्रति कुछ टीचर्स के गुस्से को भी बढ़ा दिया था। अब सब मुझे स्कूल में एक नए दादा की तरह देखने लगे थे। हालांकि मुझे ये सब पसंद नहीं था कि मैं दादा बनूं और मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन मेरी हिंदी टीचर जो मुझसे बहुत नफ़रत करती थी, वो बिना किसी वाजिब कारण के सबके सामने मुझे अपमानित करती थी। एक दिन मैं उनके क्लास में 5 मिनट की देरी से पहुंचा। इस घटना से गुस्सा होकर उन्होंने एक लकड़ी के स्केल से मेरी नकल पे इतनी ज़ोर से मारा कि नकल का एक टुकड़ा मेरे हाथ की हड्डी के अंदर चला गया, जिससे कुछ हफ्तों के लिए मेरे हाथ पर प्लास्टर लगाना पड़ा और मैं अब उस हाथ से कुछ कर नहीं सकता था। जिस दिन मेरी टीचर ने मुझे मारा, उसी रात उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ और उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां उनके कुछ ऑर्गन परमानेंट डैमेज घोषित कर दिए गए। और अब वो टीचर इस बात का बदला भी मुझी से लेना चाहती थी, क्योंकि वो उन लोगों में से थी जिनके लिए दूसरों से नफ़रत करना ही एकमात्र काम है। इसलिए वो अब मेरी जासूसी करने लगी। मेरे पीछे पीछे मेरे उस दोस्त के घर चली गई जहाँ मैं पढ़ाई के लिए जाया करता था। मैंने अपने दोस्त के बदला लेने के तरीके को बहुत अनैतिक पाया और मैंने उससे कहा कि वो इस तरह किसी को नुकसान ना पहुंचाए।
लेकिन उसने मुझसे कहा कि उनमें से वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देगी जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। और फिर उसने मुझे अपने भाई के बारे में बताया, जो कि बिल्कुल मेरे जैसा था, जिसने धमकियों के कारण आत्महत्या कर ली थी, और वो किसी को भी अपने भाई की तरह मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया और वहाँ मेरे माता पिता को भी बुलाया गया था। प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि मैं अपने स्कूल और खेल अभ्यास के बाद कहाँ जाता हूँ और किससे बात करता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी टीचर ने मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की थी। मैंने अपने दोस्त से किए हुए वादे के कारण कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन अब मुझे रस्टिकेट करने की धमकी दी गई और मुझ पर पूरी तरह से दबाव डाला गया। इसलिए अब मैंने मजबूर होकर अपने उस दोस्त का नाम और पता बता दिया। अगली बात जो मैंने सुनी वो अब तक मेरे जीवन की सबसे बड़े सदमे की तरह थी। मुझे बताया गया कि जिस लड़की को मैंने अपने दोस्त के रूप में बताया और जिसे मैं रोज़ देखता हूँ, जिसे मैं रोज़ मिलता हूँ, 1985 में केमिस्ट्री लैब में एक एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। मतलब वो लड़की इस दुनिया में थी ही नहीं, वो मर चुकी थी। और अब मुझे स्पोर्ट्स में भाग लेने से रोक दिया गया। अब मुझे स्कूल के बाद मेरे माता पिता रोज़ाना आके ले जाते थे, मुझे उनके साथ जाना होता था। उस दिन के बाद वो लड़की मुझसे कभी नहीं मिली और ना ही मैं उसके घर जा सका। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी मुझे किसी की बात पर यकीन नहीं था। मैं ये मानना नहीं चाहता था कि मैं जिस लड़की से रोज़ मिलता हूँ वो 1985 में मर चुकी है और मैं उससे मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मेरी परीक्षाएं बहुत ही पास थी, इसलिए मैंने अपनी परीक्षा दी और एक दिन मैं किसी तरह से उससे मिलने के लिए रात को 1 बजे अपने घर से भाग निकला। मैं उसके घर पहुंचा और उसे रोता हुआ पाया। उसने मुझसे कहा कि मैंने कसम क्यों तोड़ी और उसके बारे में सबको क्यों बताया। मैंने उसे समझाया कि मुझे धमकी दी गई थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। फिर उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन जब मैंने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को पीछे से छुआ तो वह उठी और उसने अपना चेहरा मेरी ओर किया। वो अब अपने वास्तविक भयानक रूप में थी। उसका आधा चेहरा गायब था, एक आंख पूरी तरह से बाहर, जले हुए बाल, काला चेहरा और अपने खून से लथपथ। वो जोर से चिल्लाई और एक कील लगा हुआ लकड़ी का डंडा उठाया और मेरे सिर पर मारा। मुझे इतनी जोर से चोट लगी कि मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरे परिवार वाले मुझे ढूंढते हुए आए और मुझे घर ले गए, मेरा इलाज करवाया। तब मुझे बताया गया कि जहाँ मैं उससे मिलता था वो जगह एक शमशान है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। तब मुझे उसका असली मतलब पता चला कि सच में वो लड़की मर चुकी थी और मैं उससे मिलने एक शमशान में जाता था, यानी मैं उसकी आत्मा से मिलता था। इतने दिन, इतने साल बीतने के बाद भी आज भी मुझे उसके सपने आते हैं। और आपने नोटिस तो किया ही होगा कि इस पूरी घटना को बताते वक्त मैंने कहीं भी उस लड़की का नाम नहीं लिया है। तो दोस्तों, इस लड़के के साथ घटी इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी सत्य घटनाओं के बारे में और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।